प्यारे देशवासियों, ये मेरी बातचीत उन लोगों के लिए है जो लोग आज हर लोगों से ये सुन रहे हैं कि ये 20 लाख करोड़ रुपए में मेरे लिए क्या है। व्हाट्सएप पे अनेक मैसेज आ रहे हैं कि 20 लाख करोड़ में 13 जीरो है। यहाँ पे वैसे मैथमेटिकली सही है कि इसमें 13 जीरो हैं, लेकिन जो लोग कहना चाहते हैं वो ये कि तुम्हारे लिए जीरो है, यानी कुछ नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये समझनी चाहिए हम सबको कि देश की ये जो लड़ाई है ये पूरे देशवासियों की लड़ाई है। ये 125 करोड़ लोगों की लड़ाई है। ये हम सबको मिलकर के लड़नी है। ये केवल हमारे प्रधानमंत्री जी की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। और वो जो हमारे लिए कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है। अब बातचीत करते हैं कि वो क्या किए हैं, उन्होंने क्या अनाउंसमेंट किए। एक बात ये समझनी है कि कोई भी सरकार हो उसके पास दो तरीके होते हैं। एक होता है फिस्कल मेजर्स, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिस्कल और मॉनेटरी ये दो अलग अलग तरीके हुए, और इन दोनों तरीकों से मिला करके कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश करता है। फिस्कल तरीके क्या होते हैं? वो तरीके जिसके द्वारा सरकार अपने खर्चे को बढ़ाती है, या अपनी आय को बढ़ाती है, या अपनी आमदनी को कम करती है, या अपनी आमदनी को या अपने खर्चे को प्रभावित करती है, तो उसको हम कहते हैं फिस्कल। और मॉनेटरी किसको बोलते हैं? तो मॉनेटरी से मतलब होता है वो राशि जो रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को लोन के रूप में देती है या अन्य बैंकों से लोन के रूप में वापस ले लेती है, उसको अपन बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी ये दो अलग अलग रास्ते होते हैं। फिस्कल पॉलिसी मुख्य रूप से भारत सरकार के वित्त विभाग और अन्य विभागों के द्वारा मिलकर के चलाई जाती है, और मॉनेटरी पॉलिसी मुख्य रूप से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जाती है। अब अर्थव्यवस्था को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि एक गांव है और उस गांव के अंदर 10 लोग रहते हैं और हर व्यक्ति की आय मान लो 10 रुपये है। तो गांव की कुल आय कितनी हुई? 10 × 10 यानी 100 रुपये। तो ये गांव की राष्ट्रीय आय हो गई। अगर कोई पूछे कि उस गांव की जीडीपी कितनी है, तो आप क्या कह सकते हैं कि साहब उस गांव की जीडीपी हुई 100 रुपये। अब मान लीजिए एक छोटा सा काम करते हैं। अब उस गांव के किसी एक व्यक्ति को 1 रुपया दिया और उसको कहा कि तुम दूसरे व्यक्ति को दो। दूसरे व्यक्ति को बोला कि तुम भी 1 रुपया किसी और व्यक्ति को। गांव में 10 लोग हैं, ये 1 रुपया सबके पास से घूमते घूमते आखिरी व्यक्ति तक पहुंच गए। अब सबसे फिर पूछा कि भाई तुम्हारे कुल आमदनी कितनी हुई? तो पहले आमदनी थी उनकी 10 रुपये, अब सबको 1-1 रुपया और मिला ना, तो है तो सही, रुपये तो आया उनके पास। खर्च हुआ वो एक अलग बात, पर एक बार तो रुपया आया। तो वो जो 1 रुपया और आया तो वो और जुड़ गया उनकी आमदनी में। तो पहले उनकी आमदनी थी 10 रुपये, अब हर एक की आमदनी 1-1 रुपया बढ़ गया, तो हर एक की आमदनी हो गई 11 रुपये। तो पहले देश की जीडीपी हो रही थी 100 और अब देश की जीडीपी हो गई 101 नहीं 110 रुपये। 1 रुपया डालने से, एक व्यक्ति को 1 रुपया देने से पूरे गांव की जीडीपी बढ़ करके 110 रुपये हो गई। कितनी साधारण सी बात है कि अगर कोई भी देश की सरकार फिस्कल पॉलिसी के द्वारा, फिस्कल मेजर्स के द्वारा अपने देशवासियों को 1 रुपया एक्स्ट्रा देती है, तो वो पूरे देश में घूमते घूमते देश की आमदनी को कितना बढ़ा देता है, जीडीपी को कितना बढ़ा सकता है, आप और हम समझ सकते हैं। अब मैं वापस दूसरी बात करता हूँ। मान लीजिए हम उस गांव के 10 लोग, हर एक के पास 10-10 रुपये हैं। उसमें से एक व्यक्ति को हमने 4 रुपये दिए और उसको कहा कि ये तुम्हारी इच्छा है, तुम चाहो तो ये 4 रुपये देश पर खर्च करो, देश के अंदर खर्चो, यानी उसी गांव के अंदर खर्च करो, और तुम्हारी इच्छा हो तो तुम इस गांव के बाहर ले जा करके खर्च करके आओ। अब वो व्यक्ति ठहरा बहुत बड़ा अधिकारी, तो उसने 4 रुपये कहा मैं तो विदेश जाके खर्च करूँगा। तो वो गांव से बाहर गया और वो 4 रुपये खर्च करके आ गया।
अब गांव की आमदनी उतनी की उतनी है। अब कोई पूछे कि गांव की कुल आमदनी पे कोई फ़र्क पड़ा क्या, तो पहले गांव की आमदनी हमने कुल जीडीपी कैलकुलेट की थी 100 रुपये हुई थी। अब एक व्यक्ति की आय तो हो गई 14 रुपये और बाकी सबकी आय अभी भी 10 रुपये है, तो कुल मिलाकर के टोटल आय कितनी हो गई, गांव की जीडीपी कितनी हो गई, 104 रुपये। बात समझ में आ गई ना। अब एक तीसरी बात करते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। उन्होंने यहाँ 4 रुपये तो दिए, लेकिन कहा कि ये 4 रुपये आपको गांव के बाहर नहीं खर्च करने, गांव के अंदर ही खर्च करने। अपना दिमाग से, अपने विवेक से सोचिए और ये खर्च करिए। अब जिस व्यक्ति को 4 रुपये दिए, उस व्यक्ति ने फिर अगले व्यक्ति को 4 रुपये दिए, फिर उसने अगले व्यक्ति को 4 रुपये दिए, यानी ये 4 रुपये गांव के अंदर ही बार बार रोटेट होते गए। तो हर व्यक्ति तक 4 रुपये एक बार पहुंच गए। अब पहले आमदनी थी हर व्यक्ति की 10-10 रुपये, अब हर व्यक्ति की आमदनी हो गई 14 रुपये। अब 14 यानी गांव के अंदर एक व्यक्ति को 4 रुपये देते ही पूरे गांव की जीडीपी 100 रुपये से बढ़कर के 140 रुपये हो गई। बहुत सीधी सी बात है। स्वदेशी की जो बात है वो आज से पहले किसी व्यक्ति ने इतने आत्मविश्वास से, इतने जोश से नहीं कही जितनी 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के नाम कही, और उसका परिणाम सामने आ रहा है। वो युवा लोग, वो युवा पीढ़ी जो सिर्फ विदेशी ब्रांडों के बीच पैदा हुई, उसको बचपन से यही सिखाया गया कि आपको ये खरीदना है मतलब ये ब्रांड का प्रोडक्ट, ये खरीदना है मतलब ये ब्रांड का प्रोडक्ट। वो आज पहली बार इंटरनेट पर सर्च कर रही है कि हमारे देश में बनी हुई ब्रांड कौन सी है, हमारे देश में बनने वाला उत्पाद कौन सा है। वो एक दूसरे को प्रश्न पूछ रहे हैं, बताओ, ये सामान्य ज्ञान के प्रश्न बन गए हैं। ये बताओ भारत में कौन सा उत्पाद बनता है। क्योंकि आज श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार ये अनुरोध किया है हर व्यक्ति से कि जहाँ तक हो सके स्वदेशी माल का उपयोग करिए। और अब हर व्यक्ति ढूंढ रहा है कि स्वदेशी माल कौन सा है, क्योंकि ये नई पीढ़ी है। आज के खरीदार वो नई पीढ़ी है जो आज़ादी के बाद इस धरती पर आए और उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा है, व्यक्तिगत रूप से कभी स्वदेशी आंदोलन किया नहीं। तो उनके लिए ये स्वदेशी आंदोलन पहला स्वदेशी आंदोलन है। 1940 के या 1907 के स्वदेशी आंदोलन से वो वाकिफ़ नहीं है। ये उनका पहला स्वदेशी आंदोलन है। उनको समझ में आ रहा है कि स्वदेशी का मतलब क्या है। वही बात जो मैं आपसे सबसे कह रहा कि अगर देश के अंदर हम एक व्यक्ति को 4 रुपये दे रहे हैं, 10 लोग हैं, एक व्यक्ति की आमदनी 10 रुपये, हमने उसको कहा ये लो 4 रुपये सिर्फ गांव के अंदर ही खर्च करने, दूसरे व्यक्ति को दे के आओ। उसने दूसरे व्यक्ति को दिए, दूसरे ने तीसरे को दिए, तीसरे ने चौथे को दिए, हर व्यक्ति के पास ये पैसा रोटेट हुआ। अब गांव की जीडीपी हो गई 140 रुपये, पहले हो रही थी 100 रुपये। तो यहाँ भारत सरकार ने यही प्रयास किया है कि हर व्यक्ति से बोला है कि आप खर्च करिए, लेकिन अपने देश के स्वदेशी उत्पाद, स्वदेशी ब्रांड को, स्वदेशी उस प्रोडक्ट को जो देश के लोग बनाते हैं, भले उसकी ब्रांड नहीं है, ब्रांड नहीं है, इसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। हम लोगों को आगे आना चाहिए, हमारे देश की सरकारों को आगे आना चाहिए। आज हर जिला कलेक्टर अगर आगे आके कहता है कि मेरे शहर के जो भी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, सूक्ष्म उद्यमी हैं, बहुत छोटे छोटे उद्यमी हैं, वो अपने उत्पाद हमारे क्वालिटी नॉर्म्स के हिसाब से हमें बताएं, उनका प्राइसिंग बताएं, और हम अपने जिला कलेक्टर की वेबसाइट के ऊपर उन उत्पादों का नाम, दाम और पूरा विवरण, पेमेंट डिटेल सब डाल देंगे। जिस व्यक्ति को भी खरीदना होगा वो सीधा पेमेंट कर पाएगा, और उसका ब्रांडिंग करवा देंगे उसी शहर के प्रोडक्ट के रूप में। आप सोचिए कितनी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो सकता है। कुछ लोग ये कहते हैं भारत में स्किल्स नहीं है, ये गलत है।
भारत में तो हर गांव के अंदर स्किल्स हैं, कोई व्यक्ति बिना स्किल्स नहीं मिलेगा, हर महिला भी स्किल्ड है। आप किसी गांव में जाइए, किसी महिला से बातचीत करिए, उसको कम से कम पापड़ बनाना आता होगा, मूंगड़ी बनाना, बड़ी बनाना आता होगा, उसको कम से कम पेंटिंग्स और जो परंपरागत कला है जिसको आप एम्ब्रॉयडरी कह सकते हैं, पेंटिंग्स कह सकते हैं, उसके अंदर उसकी महारत है। उसको जो डेसिकेटेड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, ड्राइड फूड प्रोडक्ट्स जिसको हम राजस्थानी भाषा में बोलते हैं फोफलिया, वो बनाना आता है। उसको 25 हुनर है उसके हाथ के अंदर, जिसके बेस पर वो अपने घर को व्यवस्थित रूप से चला रही है। वो चाहे तो इसी हुनर के बेस पर बहुत अच्छे उत्पाद बना सकती है, जिनकी मार्केटिंग की जा सकती है। उसकी मार्केटिंग वो नहीं कर पाएगी, उसकी मार्केटिंग के लिए उस ज़िले के जो कलेक्टर हैं उनको आगे आना चाहिए, उस ज़िले के जो उद्योग संगठन हैं उनको आगे आना चाहिए, उस ज़िले के जो उद्योगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको आना चाहिए। तो ये काम वो है जिसके ऊपर पिछले 70 सालों में किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, और अब हमारे देश की सरकार इस दिशा में सोच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वाक्य बड़ा शानदार कहा है कि आप अपने ही शहर के लोकल प्रोडक्ट्स के बारे में 10 लोगों को बताइए। कितनी शानदार बात है। और आज मैं युवाओं को ये बातचीत करते हुए, पूछते हुए देख रहा हूँ, वो पूछ रहे हैं एक दूसरे से, बताओ हमारे शहर के कौन कौन से उत्पाद हैं, हमारे ज़िले के कौन कौन से उत्पाद हैं, हमारे स्टेट के, मेरे राज्य के कौन कौन से उत्पाद हैं। लोकल उत्पादों के बारे में उनकी जिज्ञासा बढ़ रही है, वो एक दूसरे को बता रहे हैं। और आप सोचिए इससे जीडीपी कितनी बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ेगी और पर्यावरण के ऊपर जो नुकसान हो रहा था, प्रदूषण हो रहा था, वो खत्म हो जाएगा। आज आप माल मंगवा रहे हो मेड इन चाइना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी लग रही है। आप उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मत काउंट करिए जो रुपए में लग रही है, हिडन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो रुपए में नहीं काउंट हो रही। कितना पॉल्यूशन हो रहा है, कितना धुआं हो रहा है, कितना पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, कोई उसका लेखांकन नहीं कर रहा, इसका कोई लेखांकन नहीं कर रहा। अगर वो माल जहाज़ों के थ्रू आ रहा है, रास्ते में कितनी मछलियों को ख़त्म कर रहा है, कितनी जैव संपदा को ख़त्म कर रहा है, इसका कोई लेखांकन नहीं हो रहा। हमारे देश को और हमारे पूरे विश्व को, पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहा है जब हम मेड इन चाइना का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर हम अपने ही गांव में बने हुए उत्पाद को काम में ले रहे हैं, कोई प्रदूषण नहीं, पैकेजिंग भी कुछ नहीं। एक छोटी सी बात है, अगर मैं अपने ही गांव में पड़ोस में गया, वहाँ देखा साहब कोई मिश्री बना रहा है या कोई गुड़ बना रहा है, उससे मैं गुड़ लेके आ गया, तो मैं कागज़ के थैले में ही ले आया या कपड़े के थैले के अंदर डाल करके अपने घर ले आया गुड़, कोई पैकेजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी ना। यही मैं एक विदेशी कंपनी की वेल पैकेज्ड चीनी या स्वीट ऑनलाइन इंटरनेट से खरीदता हूँ, वो कहाँ कहाँ से घूमते घूमते ट्रांसपोर्ट होती हुई मेरे घर आएगी, तो उसकी पैकेजिंग भी उसी अनुसार चाहिए। 10 रुपये की चीज़ है, 10 रुपये उसके ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग के ऊपर खर्च हो जाएंगे। और आप कहेंगे साहब 10 रुपये की पैकेजिंग नहीं हुई, रुपए में नहीं हुई, कॉस्टिंग उसकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ कॉस्टिंग में हर चीज़ का लेखा जोखा नहीं है। जो रास्ते के अंदर हवा इस्तेमाल की गई, जो रास्ते के अंदर पानी इस्तेमाल किया गया, जो ट्रक्स जो आ रहे थे, उन ट्रक ड्राइवर्स ने रास्ते में जितना धुआं फैलाया, उसका लेखा जोखा थोड़ी होता है, कितना नुकसान हुआ है। तो स्वदेशी की भावना का सबसे बड़ा योगदान इस योजना के द्वारा दिया गया। अब इस योजना में कब और क्या किया गया, आज हम देखते हैं कि लगभग 12 लाख करोड़ रुपए, इस 12 लाख करोड़ रुपए में से करीब 50% या 60% राशि फिस्कल मेजर्स के रूप में है और बाकी राशि मॉनेटरी पॉलिसी के रूप में है। क्या किया है, इसके ऊपर अपन थोड़ी सी बात करते हैं। भारत सरकार ने 6 फरवरी को पहली बार घोषणा की कि रिजर्व बैंक के द्वारा 2.8 लाख करोड़ रुपए
की राशि को लोन के रूप में अलग अलग लिक्विडिटी मेजर्स के रूप में दूसरी बैंकों को प्रदान की जाएगी। तो ये क्या हुआ? ये हुआ मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि रिजर्व बैंक दूसरी बैंकों को इजी लिक्विडिटी देगा। क्यों देगा? ताकि वो बैंक आसानी से लोन दे सके। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? भारत के अंदर बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, तब ये उद्देश्य था कि हर बैंक गरीब से गरीब व्यक्ति को लोन दे, हर बैंक गरीब से गरीब व्यक्ति को आसान लोन दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी बैंक उसी को लोन देते हैं जिसके पास पहले से पैसा है। इसमें गलती नेशनलाइजेशन की नहीं, नेशनलाइजेशन का उद्देश्य साफ था। गलती यह हुई कि बैंकों का जो वर्किंग मॉडल है वो विदेशी वर्किंग मॉडल है, उसी पर वो काम कर रहे हैं। क्या भारत में कोई भी ऐसी बैंक आई जो बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की तरह काम करती है? कोई नहीं है। तो जो बैंकों की जो कार्य प्रणाली है, जो उनका बिजनेस मॉडल है, जिस तरह से वो काम करती है, वो बिजनेस मॉडल भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। वो जिस प्रकार के रिटर्न्स मांगते हैं, फाइनेंशियल रिटर्न्स मांगते हैं, जिस प्रकार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगते हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट छोटा उद्यमी दे ही नहीं सकता। जो उनके रिक्वायरमेंट होते हैं, जो उनके फाइनेंस टर्म्स में जो उनके रिक्वायरमेंट होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब बड़ी कंपनियां ही पूरी कर सकती हैं। हमें क्या चाहिए था? हमें ये चाहिए था कि हम बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की तरह अपने देश की बैंकों को इस बनाते, जो छोटे से छोटे उद्यमियों को, किसी को 1000 रुपये की ज़रूरत है 1000 रुपये लो, किसी को 5000 रुपये की ज़रूरत हो 5000 रुपये लो, बिना जो बैंक की फॉर्मेलिटीज़, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन उसके। भारत के अंदर हजारों वर्षों से बेहतरीन बैंकिंग सिस्टम मौजूद था, जिसमें चिट फंड व्यवस्था थी, फाइनेंशियल डीलिंग्स होती थी, हुंडी जिसको आजकल बैंक ड्राफ्ट कहते हैं, हुंडी जैसी अनेक व्यवस्थाएं थी, जिनको अंग्रेजों ने आने के बाद सिस्टमेटिक रूप से ख़त्म करवा दिया। आज वापस ज़रूरत है कि हम भारत की ज़रूरतों के अनुसार इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम जो भारत सरकार की तरफ से आए, ऐसी व्यवस्था जिसमें किसान, गरीब, कोई भी व्यक्ति हो, छोटी से छोटी राशि उधार ले सके बिना कागजी कार्रवाई के। ये बहुत ज़रूरत है। और एक प्रकार के ऐसे माहौल को बनाने की ज़रूरत है जिसमें बैंक सिर्फ फाइनेंशियल लोन देने का ही काम नहीं, सलाह देने का, कंसल्टेंसी देने का काम भी करे, उद्यमियों को उन्हीं की भाषा में समझाए। यहाँ ये उनकी भाषा वर्ड्स बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज कहने को भारत में सब कुछ है, बढ़िया से बढ़िया प्रबंध संस्थान हैं, बढ़िया से बढ़िया इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, बढ़िया से बढ़िया टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन वो सब अंग्रेजी के अंदर अपने लेख प्रकाशित करते हैं, अंग्रेजी में अपने शोध पत्र प्रकाशित करते हैं। भारत सरकार भी अपने सारे दस्तावेज, अपने लोन, अपने एक्ट, कानून, अपने नियम, वो सब अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को वो समझ में नहीं आता, उनकी स्थानीय भाषा में कोई बात नहीं करता। मैं तो कहता हूँ भारत के जो प्रबंध संस्थान हैं या टेक्नोलॉजी संस्थान हैं, उनसे ये यूट्यूब चैनल वाले लोग ज़्यादा बेहतर हैं। आप जैसे संदीप माहेश्वरी जी हैं, या जैसे पाटनी जी हैं, या जैसे बत्रा जी हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स पर देखिए, वो अपनी हर बात को सरल शब्दों में स्थानीय लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए हिंदी में बताते हैं बहुत आराम से। उनका योगदान किसी प्रबंध अध्ययन संस्थान से ज़्यादा है। उनको भारत सरकार ने कोई रुपए नहीं दिए, लेकिन वो YouTube चैनल के माध्यम से अपने स्तर पर लोगों की आम भाषा में प्रबंध सिखा रहे हैं। प्रबंध को सिखाने में उनका योगदान किसी प्रबंध अध्ययन संस्थान से ज़्यादा है भारत में, क्योंकि प्रबंध अध्ययन संस्थान भारत के सूक्ष्म उद्योगों को, लघु उद्योगों को प्रबंध नहीं सिखा पाए, और उन्होंने कोशिश भी नहीं की, लेकिन इन लोगों ने की। तो ये स्वदेशी के आंदोलन को प्रबल करने में इन लोगों का योगदान शानदार है। तो भारत सरकार के मेजर्स की अपन चर्चा कर रहे थे। भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया। 20 लाख में से देखिए 6 फरवरी को 2.8 लाख करोड़ रुपए मॉनेटरी पॉलिसी के रूप में आया। फिर
17 अप्रैल को 50,000 करोड़ रुपए टारगेटेड लोन रिपो ऑपरेशंस के लिए आया। फिर 27 मार्च को 3.74 लाख करोड़ रुपए मॉनेटरी पॉलिसी के लिए फिर आया। फिर 27 अप्रैल को भारत सरकार की तरफ से 50,000 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड्स को लोन देने के लिए आया। ये कुल राशि कितनी हुई? ये कुल राशि लगभग 8-9 लाख रुपए। पहली राशि थी 2.8, एक बार के लिए मान लीजिए 3 लाख करोड़। दूसरी राशि आई 17 अप्रैल को, पहली राशि आई 6 फरवरी को 3 लाख करोड़ रुपए, रफ फिगर लेते एक बार। 17 अप्रैल को फिर आई 50,000 करोड़ रुपए। फिर 27 मार्च को आई 3.74 लाख करोड़ रुपए, एक बार के लिए मान लीजिए 4 लाख करोड़ रुपए। फिर 27 अप्रैल को आई 50,000 करोड़ रुपए। कुल राशि कितनी हुई? 3, 3.5, 3, 4, 4, 3, 7, 7.5 और 0.5 और 8, लगभग 8 लाख करोड़ रुपए की राशि मॉनेटरी पॉलिसी के रूप में आई। अब आते हैं फिस्कल पॉलिसी मेजर्स के रूप में। तो फिस्कल पॉलिसी मेजर्स के रूप में पहला प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया गया 27 मार्च को। 27 मार्च को भारत सरकार ने 1.7 लाख करोड़ रुपए, जो काफ़ी बड़ी राशि होती है, 1.7 लाख करोड़ रुपए ये राशि सरकार खर्च करने वाली है किस रूप में? गरीबों के अकाउंट में सीधी ट्रांसफ़र कर रही है। जो बहुत गरीब लोग हैं, उनके जनधन अकाउंट हैं, उनके अकाउंट में डायरेक्ट ये राशि ट्रांसफ़र कर रही है भारत सरकार। जो लोग वर्कर्स हैं, वर्किंग कम्युनिटी है, श्रमिक है, उनके अकाउंट के अंदर ये राशि सरकार भेज रही है। और सरकार जो राशन सिस्टम है भारत का, उसके तहत जो गरीब लोग हैं उनको जो अनाज है, गेहूं है, चावल है, चना है, वो प्रदान करने के लिए उनके रूप में ये राशि 1.7 लाख करोड़ रुपए की राशि भारत सरकार ने एलोकेट की 27 मार्च को। और इसके बाद ये अब फिस्कल मेजर्स में ही भारत सरकार की पॉलिसी के तहत अभी अलग अलग मेजर्स, अलग अलग अनाउंसमेंट वित्त मंत्री महोदय के द्वारा और हमारे MSME डिपार्टमेंट के मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा किया जा रहा है। सरकार क्या कर रही है? सरकार छोटे उद्यमों को, लघु उद्यमियों को अगर वो लोन लेते हैं तो उसकी गारंटी देती है। तो ये एक बहुत शानदार प्रयास है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमी अपने बिजनेस को चालू करने के लिए, बढ़ाने के लिए लोन ले पाएंगे और उस लोन से अपने व्यापार को आगे बढ़ा पाएंगे। जब उनके व्यापार में आमदनी होगी तब वो लोन की राशि वापस बैंक को चुका देंगे। इसके अलावा भारत सरकार ने क्या कहा है कि कुछ समय के लिए प्रोविडेंट फंड की जो राशि होती है, देखिए क्या होता है कि जिस संगठन में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी 20 या ज़्यादा लोग काम करते हैं, वो कुछ राशि प्रोविडेंट फंड के रूप में काटते हैं। इसमें जिसकी भी तनख्वाह 15,000 रुपये तक है, उसकी 12% राशि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और 12% ही एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ये मिला करके प्रोविडेंट फंड के रूप में कलेक्ट किया जाता है। अब इस राशि में ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये भारत सरकार देने वाली है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। तो इस प्रकार में इसके लिए उन्होंने कुछ राशि एलोकेट की। यहाँ मैं तो ये सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा हो, कहीं पर भी काम कर रहा हो, 20 एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं, भले एक ही एम्प्लॉय हो, 2 ही एम्प्लॉय हो, कितने भी हो, इस प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए। और भले एक ही एम्प्लॉय हो, उसका प्रोविडेंट फंड हो, प्रोविडेंट फंड कटे और वो प्रोविडेंट फंड बाकायदा जमा हो, और प्रोविडेंट फंड म्यूचुअल फंड्स के साथ मिलकर के काम करें, या म्यूचुअल फंड है वो भी प्रोविडेंट फंड चलाएं, कोई दिक्कत नहीं। और इस प्रकार हर व्यक्ति की कुछ न कुछ राशि जमा हो जो देश के कल्याण के काम आए, जो देश के औद्योगिक विकास में योगदान दे सके, और बाद में जब वो रिटायर हो तब वो उस राशि को निकाल पाए, या कभी उसको इमरजेंसी हो तो वो इस राशि को निकाल पाए। तो प्रोविडेंट फंड हर जगह लागू होना चाहिए। ये नियम का कोई ज़रूरी नहीं होना चाहिए कि जहाँ 20 कर्मचारी है वहीं प्रोविडेंट फंड लागू होगा, हर जगह लागू करो और बहुत सरल प्रक्रिया हो,
ताकि किसी को कोई परेशानी ना, कर्मचारी को कोई परेशानी ना, एम्प्लॉयर को कोई परेशानी। तो ये कुछ प्रयास भारत सरकार कर रही है। अभी कुछ और अनाउंसमेंट आ रहे हैं, जैसे एक अनाउंसमेंट आज ही आया है, 1 लाख करोड़ रुपए की राशि का लघु उद्यमियों के लिए एक फंड बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार की ये योजनाएं हैं, अभी इनका विवरण आना बाकी है, लेकिन बहुत सारी इन योजनाओं से फ़ायदा ये मिलेगा कि हमारे देश के लघु उद्यमियों को संबल मिलेगा, लघु उद्यमियों को बहुत बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। देखिए ये राशि बहुत बड़ी राशि है, 20 लाख करोड़ रुपए देश के निर्माण के लिए बहुत बड़ी राशि है। इस 20 लाख करोड़ रुपए में से लगभग 8 लाख करोड़ हमने डिस्कस किया था मॉनेटरी पॉलिसी के रूप में, और लगभग 12 लाख करोड़ या 14 लाख करोड़, 12 से 14 लाख करोड़ रुपए के बीच की जो राशि है वो फिस्कल मेजर्स के रूप में है। तो फिस्कल मेजर्स के लिए हो गया करीब 12 से 13 लाख करोड़ रुपए, और 7 से 8 लाख करोड़ रुपए हो गया मॉनेटरी पॉलिसी के मेजर्स के रूप में। और पहले भारत सरकार की योजना थी बजट के तहत करीब 7-7.5 लाख करोड़ रुपए उधार लेने की। अब भारत सरकार 8 लाख करोड़ रुपए की राशि उधार ले रही है, ताकि ये जो ज़्यादा खर्चे बढ़े हैं उनको मीट करने में दिक्कत नहीं है, उन खर्चों को करने में उसको कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार ये जो सरकार उधार ले रही है वो राशि है तो बड़ी, क्योंकि हमारे देश की कुल जीडीपी 200 लाख करोड़ रुपए के करीब है। अब उस 200 लाख करोड़ रुपए में 12 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार उधार ले रही है, तो जीडीपी का लगभग 6% राशि भारत सरकार उधार के रूप में ले रही है। तो ये काफ़ी बड़ी राशि है। ये 3% होनी चाहिए, लेकिन अभी चूँकि कोरोना क्राइसिस का समय है, इसलिए भारत सरकार 6% के करीब जीडीपी का उधार ले रही है। अब इस उधार की राशि से देश के अंदर ज़्यादा पैसा आएगा लोगों के पास, बैंकिंग सिस्टम से लोगों को आसानी से रुपया मिलेगा, और आगे अब लोगों के ऊपर है, उनके विवेक पर है कि वो ये राशि किसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं, किस तरह खर्च कर रहे हैं। लोगों का विवेक बहुत महत्वपूर्ण है। आपने किसी को 100 रुपये दिए और उसने वो 100 रुपये एक विदेशी ब्रांड की शराब के ऊपर खर्च कर दी, न उसको कुछ मिला, न उसके स्वास्थ्य को कुछ मिला, न देश को कुछ मिला, वो सारे के सारे 100 रुपये वेस्ट हो। लेकिन आपने 100 रुपये किसी व्यक्ति को दिए, वो उद्यमी हैं, उसने इससे अपना व्यापार शुरू किया, इस 100 रुपये को उसने रोटेट किया, इस 100 रुपये पर 10% मार्जिन पे काम किया, पैसा एक महीने में रोटेट हुआ, 100 की जगह 110 रुपये हो गए, फिर अगले महीने 100 की जगह 120 रुपये हो गए, फिर अगले महीने 100 की जगह 130 रुपये हो गए। तो किसी उद्यमी को कोई रुपए मिलेंगे तो उसका सही इस्तेमाल करेगा, उसका रोटेशन करेगा, और अधिक रोटेशन करेगा, और उससे उसकी भी आमदनी बढ़ेगी, देश की भी आमदनी बढ़ेगी, और देश के अंदर उससे जो लोग डील कर रहे हैं उनकी भी आमदनी बढ़ेगी। तो पूरे देश के अंदर धीरे धीरे वो पैसा रोटेट होगा। तो देश में पैसा रोटेशन होने से सबको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन कई विदेशी अर्थशास्त्री हैं जो ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को मुफ्त के अंदर रुपए बांटो, मुफ्त के अंदर हर एक के अकाउंट के अंदर रुपए ट्रांसफर कर दो। वो भी कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को कम से कम 5,000 रुपये या 7,000 रुपये हर महीने दे दो, वो कुछ नहीं करे तो। ये सबसे गलत नीति होगी। आप किसी को भी, पहली बात तो हम भारतीय संस्कृति के अनुसार काम करते हैं। भारतीय संस्कृति में साफ कहा है, मुफ्त की चीज़ बरकत नहीं करती, मुफ्त का पैसा बरकत नहीं करता। मैं पसीना अपना बहाऊं और उसकी आमदनी हो, उसी से काम करूं। मैं मुफ्त के पैसे से काम करूंगा, न वो रुपए मेरे काम आएंगे, न इस सृष्टि के काम आएंगे, न ब्रह्मांड के काम आएंगे, वो रुपए वेस्ट जाएंगे। मुफ्त का कुछ नहीं, कोई काम का नहीं है। आपने देखा होगा कि भारत के अंदर हजारों वर्षों से ऋषियों की परंपरा है। ऋषि मुनि संत, ये लोग कोई इकोनॉमिक काम नहीं करते, ये अपना पूरा ध्यान तल्लीन होकर के तपस्या ज्ञान अर्जन में लगाते हैं। और ये भी किसी के घर जाते हैं तो उससे मुफ्त में कुछ भोजन लेते हैं, थोड़ा सा, अपने निमित्त नहीं बनवाते।
तो कभी आपने देखा होगा, कभी कोई जैन साधु आपके घर आता है या कोई ऋषि आते हैं, तो वो कहेंगे कि आपके यहाँ 10 रोटी बनी हुई है, उसमें से 1 रोटी मुझे दे दीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा। लेकिन वो भी मुफ्त में नहीं लेते, उनके पास देने के लिए रुपए नहीं है, क्योंकि वो रुपए नहीं रखते। तो वो बाद में आपको आशीर्वाद दे के जाते हैं, मंगल वचन सुना करके जाते हैं, मंगल वचन सुना करके आपके कल्याण की कामना करते हैं, आपको ज्ञान दे करके जाते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, आपको प्रोत्साहन दे करके जाते हैं कि अपना जीवन जन कल्याण में लगाइए। तो एक्सचेंज रिलेशन हुआ ना, कल्याण की बात हुई ना। मुफ्त कहीं कुछ नहीं है भारत में, एक्सचेंज होना चाहिए। आप हर महीने हर व्यक्ति के खाते के अंदर कुछ राशि ट्रांसफर करते हैं, बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी कल्याण की कामना के, बिना किसी उद्देश्य के आप लोगों को निठल्ला कर देंगे, लोगों की कार्य करने की क्षमता खत्म कर देंगे। पहले ही भारत के अंदर पढ़े लिखे लोगों में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, वो कोई काम नहीं करना चाहते। वो कहते ये काम मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, मुझे तो इतना बड़ा काम मिले तभी करूँगा, नहीं तो करूँगा नहीं, खाली बैठा रहूँगा घर पे। ये सबसे बड़ी समस्या है। फिर घर बैठे ही रुपए मिलेंगे तो वैसे काम नहीं करेंगे, श्रम नहीं करेंगे तो उनका भी नुकसान, देश का भी नुकसान, उनकी अगली पीढ़ी का भी नुकसान, जीवन मूल्य खत्म हो जाएंगे हमारे। हर व्यक्ति को श्रमिक बनाना है, परिश्रमी बनाना है, पसीना बहना चाहिए शरीर से, उसके शरीर से पसीना बहे, मेहनत करे और फिर उसको अपने परिश्रम का हक मिले, उसको सम्मान मिले, उसको कमाई मिले, तो उसको भी आनंद आए, उसको लगे हाँ मैंने मेहनत से कमाया, वो इसकी वैल्यू समझे, वो इस पैसे का सही से इस्तेमाल करेगा। किसी को भी आप मुफ्त में दे देंगे रुपए, ना वो ढंग से उसका इस्तेमाल करेगा, ना उसकी वैल्यू समझेगा, ना श्रम के महत्व को समझेगा। श्रम तो सम्मान की चीज़ है। श्रमिक और किसान ये लोग बहुत सम्मान के लोग हैं और इनके पसीने से ही देश की तरक्की होनी चाहिए और इनका जितना सम्मान किया जाए कम है। श्रमिक और किसान हमेशा स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ ही रहने चाहिए। इन लोगों को शुद्ध हवा मिलनी चाहिए, शुद्ध भोजन मिलना चाहिए, परिश्रम का मौका मिलना चाहिए, इनको इनकी स्थानीय भाषाओं में ज्ञान मिलना चाहिए। हमारे देश के अंदर न तो स्किल्स की कमी है, न श्रम की कमी है। अफसोस ये है जहाँ जहाँ आधुनिक शिक्षा फैल रही है वहाँ लोगों में एक घमंड फैल रहा है, श्रम कम होता जा रहा है, परिश्रम के प्रति लोग उदासीन हो रहे हैं, परिश्रम नहीं करना चाह रहे, प्रकृति से दूर जा रहे हैं, प्रकृति के साथ में जुड़ना नहीं चाहते। ये वो चीज़ें हैं जिनके कारण समस्याएं होंगी। तो देश की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए कोरोना क्राइसिस के इस दौर में भारत सरकार जो प्रयास कर रही है वो अद्भुत हैं। हम सबको इसमें उनका सहयोग करना चाहिए, स्वदेशी की भावना को जागृत करना चाहिए, अपने शहर के छोटे छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाने में मदद देनी चाहिए। आप सभी लोग स्वदेशी को प्रचारित करें, अपने देश को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ आप सबका विनम्रता से धन्यवाद।